हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और अच्छी चल रही होगी और रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो जीके जीएस है और करंट अफेयर है उसको पढ़े नहीं, रिवीजन क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जिसका रिवीजन हमको करना है, जहां से 90% सवाल आते हैं, उन सारे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। और मैं डेली 8 बजे लाइव आता हूं अपने चैनल पे, जिसपे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो टॉप नॉच क्वेश्चन होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। और उसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसको टेलीग्राम पे भेजते हैं मॉक के रूप में, क्विज के रूप में, जिसको आप अटेंड करते हैं। तो आप रोज 8 बजे लाइव जो है ज्वाइन किया करिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें जो है वो रिवाइज करनी है। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। उसके क्वेश्चन जो भी आपने मॉक से लगाए हों, जो भी आपने प्रैक्टिस किए हों, जो भी टॉपिक लिखे हों, कॉन्सेप्ट लिखे हों, वो सारे रिवाइज करिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सी चीजें कहां पे पाई गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। और अभी आजकल पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो भारत में स्थित है, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। तो इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा देखिए, ठीक है। के बाद वेदों को आप देखिए कि वेद में वेदों को पढ़ने वालों को किस क्या कहते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा, चिकित्सा के बारे में किस वेद के बारे में बताया गया, इसको इंपॉर्टेंट है, याद करिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, एक आध क्वेश्चन जरूर आपको इससे देखने को मिलेगा। उसके बाद मौर्य काल को पढ़िए, गुप्त काल को पढ़िए, उनके जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स थे, क्या क्या उन्होंने निर्माण करवाया था, ये सब पढ़िए। जो युद्ध होता है वो पढ़िए, ठीक है। इतना पढ़िए आप एंशिएंट हिस्ट्री में, जरूर रिवाइज करिए। इसको पढ़िए नहीं, रिवाइज करिए। और रिवाइज के साथ साथ जो क्वेश्चन मॉक में आपने लिए थे वो भी करिए, सेक्शनल दिया था वो भी करिए। फिर मध्यकालीन भारत की बात करें तो मोहम्मद गौरी तथा जो भी मुगल वंश है उनको पढ़िए अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्रम पूछा जा रहा है आजकल कि जो मुगल डायनेस्टी है या मुगल वंश है उनमें कौन कौन सा पहले, जैसे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, ऐसे ऐसे क्रम याद रखिए, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़िए, इसमें भी क्रम पूछा जा रहा है आजकल। तो ये नए क्वेश्चंस हैं जो आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत मराठा साम्राज्य पढ़ लीजिए और आंग्ल मराठा युद्ध जरूर रिवाइज करिए। हो सकता है इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। इससे एक संबंधित होता है, जैसे सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों का विरोध किया था वो मराठाओं ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पे आप आते हैं तो 1857 की क्रांति आपको पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से क्षेत्र से कौन जो है वो विद्रोही था, मतलब किसने जो है वो स्वतंत्र इसमें भाग लिया था क्रांति में। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, मैं जब रिवीजन कराता हूँ तब भी आपको बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, लॉर्ड वेंटिक हो गए, उसके बाद कैनिंग हो गए, मेयो हो गए, रिपन हो गए, और इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जरूर पढ़िए, उनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं। उसके बाद आप 1885 जो कांग्रेस का गठन हुआ था उसके फर्स्ट अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन को पढ़िए। फिर जो भी मतलब गोखले जी कब उसके अधिवेशन, मतलब 1905-6-7 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, बनारस, कलकत्ता, कहाँ कहाँ पे हुआ था, सीआरदास जो है कब थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन पढ़ लीजिए कांग्रेस का। 1924 जब गांधी जी थे और कब सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये सब पढ़िए, ठीक है। बंगाल विभाजन पढ़िए, उसके बाद खिलाफत आंदोलन पढ़िए, फिर गांधीयन पीरियड रिवीजन करिए अच्छे से। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सब बता रहे हैं, तो भाई रिवीजन भी करना है तो सबका ही करना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। उसके बाद जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, पूना समझौता, ये सब आपको मतलब हिस्ट्री में आपको सब कुछ रिवीजन कर के ही जाना है। ये नहीं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे तो इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर इकोनॉमिक्स आपने पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो 2 चीजें पढ़ लीजिए बस। एक, आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा, आप जनगणना पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान और जनगणना। और हो सके तो आप थोड़ा सा जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय आय, वो टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो इसके साथ साथ मनी एंड बैंकिंग भी रिवाइज कर लीजिए और उसके साथ बजट को भी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको, जो है वो देखते रहिए। कंप्यूटर के मैंने इकोनॉमिक्स का भी नोट अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा है और कंप्यूटर का भी बहुत शॉर्ट नोट भेजा है। कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं और एक वीडियो का लिंक भी मैंने दिया है, वो 2.5 घंटे की वीडियो है, वो देख के आप कंप्यूटर को जो है रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो कंप्यूटर में आप जनरेशन्स पढ़िए कि डिफरेंट जनरेशन में कब जो है इंटेल आया, कब क्या है, मतलब वो सब चीज़ें पढ़िए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई,
MS ऑफिस में और जो शॉर्टकट कीज होते हैं उनको पढ़िए। बस कंप्यूटर में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। देखिए, पॉलिटी का भी रिवीजन हमने किया है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं जो रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो पॉलिटी में जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है कि जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें कौन कौन से एक्ट आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़िए, रिवाइज करिए, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1909, 1919, 1935, इतना तो आपको रिवाइज करके जाना ही है। 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्लिमेंटो सुधार बोला जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड बनाया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली जो है बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर फॉरेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से क्या लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवाइज करिए कि शेड्यूल जो है, प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ये सब इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं अनुसूची पढ़िए, ठीक है। और जो कुछ भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, उसका मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा कि क्या क्या भाग है, वो ज़्यादा नहीं है, उसको आप पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए, वो जरूर आएगा आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सीधे फंडामेंटल राइट पे, मौलिक अधिकार रिवाइज करिए अच्छे से, उसके आर्टिकल रिवाइज करिए। और जब आप मॉक देते होंगे ना, तो इससे जो क्वेश्चन बनता होगा उसको भी अच्छे से रिवाइज करिए। अभी सिर्फ रिवाइज करिए, मैं अपने हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि भाई रिवीजन पे फोकस करो। कितने सारी चीजें रिवीजन है, क्या आपने सब चीजें रिवीजन कर ली? जैसे हम जब तैयारी स्टार्ट करते तो सिलेबस का उठाते कि ये सिलेबस है, हमको पढ़ना है, वैसे जब एग्जाम आए ना तो आप सिलेबस दोबारा उठाइए और देखिए क्या हम पढ़ चुके हैं, यस, तो क्या हम रिवीजन कर चुके हैं, हाँ, तो कितनी बार रिवीजन कर चुके हैं। और जो जिसकी एज 25 से ज्यादा होगी वो लोग विशेषकर ध्यान दें, भाई रिवीजन करो अच्छे से, क्योंकि आपने मॉक बहुत दे लिया है, आपकी स्पीड है, सब कुछ है। उसके बाद आप राज्य के नीति निदेशक तक तो जानते ही हैं, पार्लियामेंट पढ़ना है, इमरजेंसी पढ़ लीजिए, राज्यसभा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जो हुए थे, संवैधानिक संशोधन, वो पढ़ लीजिए। उसमें सबसे जो खास संशोधन है 42वां संशोधन, सारे ही पढ़ने हैं आपको, वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, उसके भी नोट्स जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, जैसे 124, 280, 324, 315, 168, 169, ये सब आपको आने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए। तो पॉलिटी का ये रहा। ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप अगर पढ़े हैं बहुत कुछ, तो जो भी पढ़े रिवीजन करिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान देना है। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप जरूर रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ रहा है आजकल, कर्क रेखा भारत के किस राज्य के पास से होकर गुजरती है, मतलब कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम पढ़िए आप, जो सोलार सिस्टम है अपना वो पढ़िए। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जो है, नदियों, अपवाह तंत्र है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी क्या सहायक नदियाँ हैं। मिट्टी के बारे में भी पढ़ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ लेक्स जो है, झीलें, वो आप जरूर पढ़िए। फिर राष्ट्रीय उद्यान से आजकल कई क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी जनगणना आता है, जनगणना वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल पढ़िए, वायुमंडल में आप जैसे ओजोन परत संरक्षण, मतलब जो क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये सब थोड़ा इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़िए वायुमंडल को। तो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी आपका तैयार होना चाहिए। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है इंडिया के, वो भी अभी जो रिसेंट में किसी पोर्ट का नाम चेंज किया गया हो, वो सब पोर्ट, वो सब आप जरूर पढ़िए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है आपको। तो भाई स्टैटिक जीके में आपको जो रिवाइज करना है, स्टैटिक जीके और साइंस और करंट अफेयर, अगर ये तीन चीजें आप बस पढ़ के जाते हैं एनटीपीसी में, तो आपके लगभग 15 से 18 का मार्क्स जो है आराम से आ जाएंगे, 18 से 20 भी आ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके में जो वर्ल्ड के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या क्या रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ये जरूर पढ़िए आप। जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, इंडिया के, विश्व के, वो पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप जरूर पढ़िए। इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनके थीम के साथ पढ़िए, और जो रिसेंट में कुछ डेज पे ज़्यादा फोकस किया गया हो वो चीज़ देखिए आप। और जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको बजाने वाले जो हैं वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट में अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत जो खास अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, ये सब पढ़िए।
गवर्नमेंट स्कीम जरूर पढ़िए। गवर्नमेंट स्कीम में कुछ स्कीम जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो तो आप रफली पढ़ लीजिए, बाकी जो पिछले एक साल में स्कीम्स आई हैं उसको जरूर पढ़िए, उससे सवाल आएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ पढ़िए आप, ठीक है। स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्पोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती, कितने प्लेयर होते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इन सब से क्वेश्चन आता है। उसके फेमस खिलाड़ी कौन कौन से हैं, या रिसेंट किसी खिलाड़ी ने अगर रिटायरमेंट लिया है, जैसे मार्टिन गप्टिल अभी रिटायर हुए क्रिकेट से, तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं, किस क्या खेलते थे, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। रैंकिंग एंड इंडेक्स से एक सवाल जरूर आएगा, ये आप लिख लीजिए। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी हुई हैं, जो ओलंपिक हुआ था हमारा 2024 का, और जो फोक एंड क्लासिकल डांसेस हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको। साइंस की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बताया आपको, अभी भी बता रहा हूँ कि साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस में अगर आपको रिवीजन करना है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे बायोलॉजी का हो गया, वर्गीकरण जरूर रिवीजन करिए आप। और जो सामान्य परिचय होता है कि हिस्टोरिका प्लांटेनेरियम किसने लिखी, जीव विज्ञान के जनक कौन है, मेडिकल साइंस के जनक कौन है, ये सब पढ़िए। उसके बाद कोशिका जानती हैं, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। और उसके बाद स्केलेटन सिस्टम पढ़ लीजिए कि कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, कि कहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़िए। विटामिन जरूर इंपॉर्टेंट, विटामिन और न्यूट्रिशन, इसके सारे नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं। उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जिसको एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम, और जो इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, और ये आपको पढ़ना है इतना। फिजिक्स में मैंने 8 से 10 पेजेस का नोट भेजा है अपने ग्रुप में, वो आप उसमें क्या है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी क्या, कौन सी वेक्टर है, कौन से स्केलर है, क्या मात्रक होता है, ये सब पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसमें, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आजकल आ रहे हैं, वो भी पढ़िए आप, ठीक है। उसके साथ साथ प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में पढ़िए, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कि ये डायरेक्ट अब पूछने लगा कि अगर वस्तु जो है किसी लेंस के सामने फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, अवतल दर्पण के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये सब पढ़िए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु के बारे में जरूर पढ़िए। उसके साथ साथ सारे मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, इनको पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट गैस जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़िए। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़िए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। बाकी जो मॉक में दिए हैं वो रिवाइज करिए। ये सब तो हो गया, ये प्लीज इसको रिवाइज करिए। सारे टॉपिक जैसे आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस देखते हैं, वैसे ही अभी आपको रिवीजन भी करना है। सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है। और खुद को एक्सेप्ट करिए भाई, कि ये नहीं कि मेरे को नहीं पढ़ा है मैंने तब भी मैं 100 में 100 नहीं ला सकते हो ना। अगर सब सारे टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं तो कैसे 80 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर पिछले, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 6 महीने का तो जरूर पढ़ना है, और जिसने 6 महीने का पढ़ लिया वो पिछले 1 साल का पढ़ो। और उसके साथ साथ मैंने बोला कि जो भी एसएससी और रीसेंट एग्जाम हुए हैं उन सारे के एक बार आप जीके वाला पोर्शन, जीके जीएस वाला उठा के देखिए कि करंट अफेयर क्या क्या पूछा, हो सकता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप पिछले 1 साल का और 6 महीने का जो भी टॉपिक है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कहीं कहीं के नाम चेंज किए गए हैं, ठीक है, किसी अदर कंट्री में जो है कोई नई सरकार बनी है, ठीक है, या आपने जो इंपॉर्टेंट कोई भी स्कीम आई है गवर्नमेंट की, करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है पिछले 1 साल तक, ठीक है। उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी है। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर इजी आएगा कि पेपर टफ आएगा। तो देखिए, क्योंकि लगातार 20 दिन एग्जाम होना है तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, पेपर आएगा जो मॉडरेट ही आएगा, क्योंकि 20 दिन लगातार टफ क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है, और लगभग पेपर का जो लेवल रहेगा वो सेम रखना है 20 दिन तक। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मॉडरेट ही आएगा। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है और एग्ज़ाम अच्छे से देना है। जैसे आप मॉक देते हैं वैसे ही एग्ज़ाम देना है। मैं बार बार मना करता हूँ कि मॉक नहीं देना है। जब जैसे ही आपकी सिटी इंटीमेशन आए और आपको पता चल जाए मेरा 10 दिन बाद एग्जाम है, तब आप मॉक दीजिए, जिसका भी आ जाएगा। और जब आपको टाइमिंग पता चले 5 दिन पहले, तो उसी टाइम पे मॉक दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो। इससे आपका माइंड क्या होगा, वो अडाप्ट करेगा उस टाइम को, और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करिए, टेलीग्राम से जुड़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे 8 बजे लाइव मिल सकते हैं। बाकी टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन 12,500 लोगों का ही होना है, आपका भी होगा,